यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभाकर शीर्षन में स्वागत है। मैं हूँ मनोवादी ब्राह्मणवादी प्रभाकर, गर्व से शूद्र। अभी भाषा का एक चक्कर चलता है कि हिंदी का राष्ट्रभाषा क्यों घोषित नहीं करते हैं और भारत के दक्षिणी भाग वाले क्यों नहीं मानते हैं हिंदी को, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं मानते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है करके बोलते हैं लोग, जैसे खास करके जो हिंदी बोलने वाले बेल्ट है यूपी बिहार। ये बात है, हिंदी को बहुत हेट मिलती है खास करके साउथ के स्टेट्स में। हिंदी किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज है नहीं, किसी भी स्टेट की नहीं है। गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, बिहार में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी। तो नॉर्थ में भी कोई हिंदी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज है और उसकी ईगो पे आप हिंदी को पुश कर रहे हो। नॉर्मल बैठ के सोचो, खास करके मेरे साउथ के भाई, पूरे देश को यूनाइट करने में एक लैंग्वेज तो चाहिए, क्योंकि बंगाली पंजाबी से कैसे बात करेगा, या फिर बंगाली तमिल वाले बंदे से कैसे बात करेगा। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है। अब हिंदी जब किसी स्टेट की लैंग्वेज ही नहीं है, फिर ईगो वाली बात ही क्या है। हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमें यूनाइट कर सकती है। और कितना अच्छा लगेगा अगर हम बाहर जाके सारे अपने देश में अपने अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपने अपने एरिया के, और बाहर जाकर हम यूनाइट होकर हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा ईगो साइड करके सॉफ्ट होकर चीजें सोचो ना, तो हिंदी हमारे देश का एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है जो हमें यूनाइट करने में बहुत फायदा करे। और हिंदी की भी रेस्पेक्ट बढ़ेगी तो हमारे देश की रेस्पेक्ट बढ़ेगी। फाइनली हिंदी किसी की लैंग्वेज ही नहीं है तो ईगो किस बात की। हिंदी पे किसी का पर्टिकुलर हक थोड़ी है। पूरे देश के लोग आते हैं बॉलीवुड में, हिंदी में फिल्में बनती हैं, लोग पैसे कमाते हैं, वो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब वो बंदा कहीं से भी आ सकता है, तमिलनाडु से, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, कहीं से भी आ सकता है वो। You tell me in which language should I make video for all South Indians together? The South has merely 4 to 5 states, but we are so divided that we cannot even communicate with each other in one common language. You tell me which language? Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu. No, my mother tongue. Proud. If I make a video in Hindi, entire North will understand it. Do you think Hindi is their mother tongue? Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, Odisha, UP, Bihar, Bengal, you name any state, they have their own mother tongue. Different from other languages, not at all Hindi. A single state, Bihar, has 5 different dialects. Northeast India has so many dialects and tribal languages. But still, Hindi is so commonly used among all of them that the very expression North India means Hindi. South India means कि किच्चा सुदीप का यह निर्णय विवादों के घेरे में क्यों है। यह महोदय हिंदी फिल्म उद्योग से लोकप्रियता पाके भी हिंदी विरोध में उतना ही सक्रिय है जितना सूर्या, सिद्धार्थ, कमल हासन जैसे तमिल अभिनेता। पिछले वर्ष हिंदी को सम्मान देने के चक्कर में इन्होंने अजय देवगन से पंगा मोल लिया था और आज भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। किसी भी चीज का चयन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? मेरिट के आधार पे, उच्चता के आधार पे हम करते हैं। क्या हिंदी के पास वो गुण है? तो सीधा सा जवाब है नहीं है, इसलिए हम स्वीकारते नहीं हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने में हमें समस्या आती है, क्योंकि हिंदी इतना पुराना भाषा भी नहीं है। हिंदी तो केवल 1000 साल पुराना, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना नहीं, जबकि हमारा भाषा जो है 5000 साल का इतिहास है कम से कम। ठीक है, तमिल का तो उनका क्लेम तो पुराना भी है और सही भी है, और तमिल का संस्कृत का तो चलता ही है कि हमारा संस्कृत पुराना है, तमिल पुराना है, वो अलग कहानी है, वो इस बीच में नहीं लाऊंगा। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से हिंदुस्तान के जो भाषा का समस्या है ख़त्म हो जाएगा? जवाब है नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है ये हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले इसमें। और समाधान क्या है इस चीज़ का? समाधान है कि नहीं है? तो अब समाधान है, पर लोग करना नहीं चाहते। समाधान भी हम बात करेंगे। हिंदी को क्यों हम स्वीकारते नहीं हैं, मेरा मातृभाषा तेलुगु है, तो मैं उसके ऊपर से तुलना करके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप भी नहीं बोल सकते को हमें बोलने के लिए कि हिंदी स्वीकार क्यों नहीं करते हो। जाओ, आपको आधार के ऊपर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं फेंक के चल दूंगा कि लपेटने में दिक्कत आए, नहीं, बिल्कुल आप आधार के साथ दूंगा कि क्यों नहीं हम स्वीकारते। को पता है बात, देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा तो हिंदी है। वैसे मेरा भाषा जो तेलुगु है चौथे में आ रहा है फिलहाल। वैसे तो कुल मिला के देखेंगे तो 20 करोड़ लोग बोलते हैं, तो दूसरी पे आता है। फिर भी चलो, मेरा सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा का ही पकड़ता हूँ तो
तो 9 करोड़ के ऊपर लोग बात करते हैं तेलुगु। तेलुगु बोलने वाले करीबन कर्नाटका में 10% के आसपास में हैं तेलुगु बोल रहे हैं। फिर भी उनको तो गणना में नहीं ले सकते। खास करके आपको पता ही होगा सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, जो तेलुगु बोलने वाले कर्नाटकी हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार मिलेगा आपको कर्नाटका में, क्योंकि राजा हमारा एक ही था कई सालों तक, तो हम एक ही थे। तो भाषा अलग हो सकता है पर हमारा व्यवहार और चाल चलन सब कुछ बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। तो लोग इधर से उधर, उधर से इधर था ही, क्योंकि राजा जी उधर राजा एक हमारा एक ही था, तो हम अलग नहीं मानते हैं। फिर भी मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि तेलुगु कितने लोग ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए आपको मैं ये देखते हैं कौन सा भाषा पुराना है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। तो लिखित प्रमाण मिलते हैं तेलुगु का सबसे पुराना मिलते हैं, ना संस्कृत का मिलता है ना तमिल का। फिर भी हमारा कोई ऐसा कोई दावा नहीं है कि हम ऐसा हमारा भाषा सबसे पुराना है। हमारे कोई ऐसे कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मिलता है सबसे पुराना लिखित प्रमाण मिलते हैं, बैटिक रोल से मिलते हैं 3री शताब्दी सामान्य शक से पहले का। इसका प्रमाण आपको गूगल में मिल जाएगा, मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, देखिए। संस्कृत के बाद दूसरी भाषा है तेलुगु, जिसमें आप अष्टावधानम, दशावधानम, शतावधानम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक कॉम्पिटिशन होता है, माइंड गेम होता है। इसमें भाषा का प्रावीण्यता देखी जाती है। सिर्फ संस्कृत और तेलुगु में ही ये कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के किसी भी भाषा में दूसरा भाषा में हो नहीं सकती, दोनों को छोड़ के तीसरा भाषा में हो नहीं सकता। सिर्फ 2 ही भाषा का ये है। ये तेलुगु इतनी परफेक्ट है संस्कृत के बाद। हम संस्कृत से अंदर बोलते नहीं है, संस्कृत से हमारा तेलुगु और ये बहुत मिलता है, 80 से 85% संस्कृत से मिलता है। अभी हम भाषा का लिपि का तुलना करेंगे हिंदी और तेलुगु का। तो तेलुगु में 56 अक्षर होते हैं और हिंदी में होते हैं 52। जो अक्षर जो का अंतर आता है उसका प्रभाव जो है 12 कड़ी में पड़ता है। अब मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार देख लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आ आ ई ई उ ऊ अरु ये ऐ ओ औ अम हा होता है हिंदी में। तेलुगु में ऐसा नहीं होता है, तो 3 अक्षर ज़्यादा होते हैं। आ ई उ ऊ अरु अरु ये ऐ ओ औ अम हा होते हैं। ये इतना अंतर 3 अक्षर इधर आता है। और नीचे यार अलावा शेषा सा आ के बाद अड़ा आता है हमारा, वो हिंदी में नहीं होता है। और हिंदी में त्रा का मात्रा लगता है, हमारा त्राक में लिखने के लिए अलग से है। ये है एक तो डिफरेंस इधर। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? 12 कड़ी में पड़ता है। का की कु क्रू 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 होता है हमारा, एक्स्ट्रा होता है। और के होता है कई, उसके बाद को होता है, वो जो कि हिंदी में है ही नहीं है। उसका जो मात्रा ज़्यादा लगता है ना, वो है ही नहीं हिंदी में। और तेलुगु में इतनी परफेक्शन है कि शून्य को भी आधा लिखा जाता है। एक शून्य पूरा होता है, कम के जगह हम आप शून्य लगाते हैं पीछे, उसको भी आधा प्रोनाउंसिएशन तक है। इतनी परफेक्ट है। और इसकी प्रभाव कहाँ पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका प्रभाव पड़ता है जैसे कि रमा लिखूंगा मैं तो तेलुगु में कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा। उसके बाद रम लिखूंगा मैं, रम लिखूंगा तो मात्रा बदल जाता है। साउंड के लिए एक अलग से मात्रा होता है हमारे यहाँ, और हिंदी में होता नहीं है। इसके चलते क्या आता है प्रभाव, आप राम लिखोगे तो राम का जो मात्रा, जो माँ के ऊपर जो मात्रा लगी है वो अलग से है हमारे यहाँ, और आपके पास नहीं है। रामा लिखोगे तो आप राम और रामा एक ही जैसे लिखोगे। हमारे लिए राम अलग लिखा जाता है और रामा अलग लिखा जाता है। वैसे ही है, अलग का कहाँ उपयोग होता है, जैसे लाल लिखा आपने, तेलुगु में लाल होगा, एक लाल सादा वाला ला से। जो कला आता है, जो कलाकार वगैरह बोलते हैं ना, उसका अला बोलते हैं, कलाकार बोलते हैं। नॉर्मल साउंड नहीं होता है, उसका अलग से साउंड होता है, इसलिए इसके लिए भी अलग अक्षर है। इसका उपयोग इधर होता है। और हमने तो अक्षर देख लिया, अभी रचयिता कवियों का अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हिंदी का शुरू होता है 12वीं सदी से, मतलब 1149 से शुरू होता है। मैं कवियों का नाम वगैरह और उनके लेख पढ़ लेता हूँ। आपको बोरिंग लग रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद मैं तेलुगु का भी पढ़ूंगा,
तेलुगु में कितनी रचनाएं लिखी गई हैं उसका विवरण भी मैं दूंगा आपको। और एक चीज़ अभी बताना चाहता हूँ, महाभारत संस्कृत से सबसे पहले तेलुगु में ही अनुवाद किया गया, उससे पहले किसी भी भाषा में अनुवाद हुआ नहीं महाभारत का। और बाकी बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ है तेलुगु में, दुर्भाग्यवश हो गया है। उसका कारण मैं बाकी कहीं और जगह पर बताऊंगा, इसमें फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं अभी कुछ हिंदी कवियों का, मशहूर कवियों का जो मेरे को मिले हैं, मैं अगर ये बात छूट गया तो आप बता सकते हो, ठीक है, मैं करेक्ट कर दूंगा। और बाकी जो मेरे को मिले हैं मैं आपको कवियों का नाम बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। चांद बरदाई, अमीर खुसरो, रामानंद आचार्य, मलिक मोहम्मद जैसी, कोसवानी तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास, अब्दुल रहीम खान, मीराबाई, केशवदास मिश्रा। इनका कौन सी सदी में ये लोग जीवित थे और क्या रचना लिखी है आपको उनके सामने मिल जाएगा। उसके बाद तेलुगु में आपको बता देता हूँ जो मशहूर है, काफ़ी लिस्ट बड़ी है क्योंकि पुराने भी है। इनका नाम बता देता हूँ, रचना कुछ लोगों का ये हाईलाइट है, आपको जरूर जानना चाहिए तो वो बता देता हूँ। मालय रेचना 950 से 980 तक थे वो। उन्होंने तेलुगु जो छांदस वगैरह का इम्प्रूव किया है, उन्होंने डेवलप किया है, आगे लेके गए काफ़ी। उसके बाद महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद करने वाला कवि है, वो कवित्रय हम बोलते हैं उनको। 3 लोग थे क्योंकि वो महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ था, तो उसको 3 लोगों ने लिखा है अपने अपने काल में। उसमें से पहला आता है नन्नया, दूसरा तिक्कना, तीसरा है एराप्रगड़ा। तो ये 11वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक चला है, कितना समय लगा है। बीच में कुछ लोगों ने उनको लिख नहीं पाए, मतलब उनको समय नहीं मिला कुछ भी हो, तो फिर इन तीनों ने मिलकर लिखा है, तो अब महाभारत का अनुवाद किया है। बीच में पालपुरी सोमनाथा 12वीं सदी का कवि हैं, इन्होंने बसव पुराना भी, बहुत सारे पुराणों को भी इन्होंने अनुवाद किया है। तेलुगु में जो जितनी संस्कृत ग्रंथ थे सारा कुछ तेलुगु में अनुवाद किया था, और दुर्भाग्यवश तेलुगु में भी नहीं बच पाए। ये हमारा देश तो दुर्भाग्य है। पेद्दन भूपालुडु, एर्राप्रगड़ा, श्रीनाथ, अन्नमाचार्य, जो कि इनको विष्णु जी का तलवार का अवतार माना जाता है, और इनकी रचनाएं इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब इतनी मधुर है। आप कभी तिरुपति बालाजी जी में जाओगे तो इन्हीं क्या बजते हैं, इनका मतलब इन्हीं का गीत जो लिखा है उन्होंने लिखा है, वही पंक्तियाँ जो वेंकटेश्वर स्वामी के वचन में होते हैं, वचन इन्होंने ही लिखा है, उन्हीं का चलता है। तालपा का तिरुमलम्मा, ये अन्नमाचार्य का पत्नी है, धर्मपत्नी है। इन्होंने लिखा था सुभद्रा कल्याणम, जो कि अर्जुन का पत्नी थी। नाचन सोमनाथ, इनका रचना आपको सामने मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। आलसानी पतना, इन्होंने जक्कना, बम्मेर पोतना, श्रीमद् भागवतम लिखा है इन्होंने। उसके बाद तेनाली रामकृष्ण को आपने सुना होगा, रामकृष्ण का हिंदी में सीरियल भी चलता है, तेनाली रामकृष्ण का। उनका जैसे समुद्रगुप्त के समय में नवरत्न थे, वैसे यहाँ आंध्र शताब्दी में थे लोग अष्टदिग्गज। इसमें ही रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण, बम्मेर पोतना, नंदी तिम्मना, दुर्जाटी, पिंगली सोमन्ना, भद्राचल रामदासो, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, भक्त थे राम के। भद्राचलम जो दक्षिण का अयोध्या कहा जाता है, उनका निर्माण इन्होंने ही किया था। इसके लिए केशवैया, योगी वेमना, आंध्र प्रदेश के अंदर वेमना के नाम नहीं सुना और पढ़ाई किया तो वो पढ़ाई नहीं किया। फिलॉसफिकल गए लिखते थे, इन्होंने सन्यासी थे, इन्होंने एक समय पे आके तो उन्होंने वस्त्र को त्याग किया। इनका जरूर मैं अलग से इनका रचनाओं का मैं हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद करूँगा। एक कुछ अक्षर आप देख लीजिए, तमिल और हिंदी में लिखने में कितने समानता है, अब देखिए वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक
कुछ लेटर कुछ अक्षर जो है बराबर मिल जाएगा। तमिल का तो इतिहास बहुत पुराना मिलता है और मैं आगे बात करूँगा कभी। अगर सबसे पुराना भाषा बोलेंगे तो हम जो जीवित है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है जो अंडमान के द्वीप समूह में आते हैं। सबसे पुराना तो वही होगा क्योंकि 60,000 साल से उनका भाषा कोई या ना भाषा को बदली होगी, ना कोई उधर कोई लोग गए ना कोई उधर से लोग बाहर आए। आखिरी हमसे है कि हिंदी राष्ट्रभाषा करने से समाधान क्यों नहीं। मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मेरा मार्कशीट देखोगे तो मेरे को 3 भाषा सीखना पड़ता है। तेलुगु जो कि मेरे लिए उच्च कोटि का है, थोड़ा बहुत हिंदी ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी जिसका कोई लिखना अलग है, बोलना अलग है, ठीक है, कोई ढंग नहीं है ना कुछ है। इतनी घटिया भाषा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, पर भी ये अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, 3 भाषा सीखना पड़ेगा। ये मेरा मार्क्स का इफेक्ट देख लीजिए आपको मार्कशीट में पता लग जाएगा। तेलुगु मेरा 65 है, हिंदी 52 है। चलो मेरे को हिंदी में बहुत कम मार्क मिले, मैंने तो 100 का 100 का लिखा था। फिर ये तो जैसे पैराग्राफ होते हैं ना एग्जाम में, वैसे इतने पे ही मार्क मिलता है। मैं अपने हिसाब से लिखता था, कभी भी क्वेश्चन जो है मेरे को रटना इतना आता नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे को कम मार्क मिले हैं। बाकी मेरा मैथ्स है 75, जनरल साइंस है मेरा 79 और सोशल साइंस है 71, ठीक है, और इंग्लिश है 52। फिर भी मेरे को 3 भाषा सीखना पड़ा, ठीक है। एक तो मेरा मातृभाषा था तो बचपन से जो बोलता आ रहा था तो है ही है, ठीक है। 3 भाषा जो मैं 3 भाषाओं पे जो मैं ध्यान दे रहा था तो मेरा तो वही ध्यान वही समय में 3 बाकी मैथ्स में, साइंस में और सोशल स्टडीज़ में, जो कि जीवन के लिए और आगे ज़रूरत भी है क्योंकि आधे उद्धार तो नहीं से होना था। वो भाषा से तो मैं उसके समय तो मैं इधर में लगा दिया। और इतनी घटिया भाषा है अंग्रेजी, जिसको लिखना कुछ होता है बोलना कुछ और होता है, कोई मतलब ही नहीं है। और हमारा भाषा की ये खासियत है कि जैसे लिखोगे बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको प्रोनाउंशिएट करना पड़ता है, ये कि भी इधर उधर नहीं हो सकता। उस भाषा से और अंग्रेजी की तुलना करोगे तो कहीं बोलना हो ही नहीं सकता। आपको कुछ वीडियो छोटे से क्लिप्स दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अंग्रेजी कितनी बकवास भाषा है। Okay, so one student spells it C-A-T. Person got it right. The next person spells it K-A-T. That's wrong. You got that wrong. Please. Spell chemist. Oh, blimey. K-E-M. Chemist does not begin with a K. It sounds like it begins with K, C-H. but that is making it chemist. No, the CH is pronounced K. Ah, now I am understanding. C-H is K. Yes. Oh, blimey. Then last night I am eating a sandwich with cheese and chutney. तो ये सब कुछ छोड़ दो, फिर हिंदी हम सीख लेंगे। हिंदी हम सीखने से बात बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आप ये छोटा सा क्लिप देख लीजिएगा जो जज साहब का दिक्कत कहाँ आती है। और इसकी समस्या जड़ है हमारा संविधान में लिखा हुआ, ऐसे इधर उधर नहीं लिखा था भाई, संविधान में आर्टिकल बना हुआ है इसका, ठीक है। आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ और आर्टिकल भी देख लीजिएगा। इसका आर्टिकल है 348, ठीक है। 348 में बिल्कुल लिखा हुआ है कोर्ट का लैंग्वेज जो है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज होगा, जो भाषा जो होगा वो अंग्रेजी है, ठीक है। You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? लिखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी। Sir, again you are submitting in Hindi. I am not able to understand. हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे थे। No, I have rejected your petition. नहीं, रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर दिया। With reference to 138 फुल only. बेंच हिंदी के पक्ष में है। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है, पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। Full bench अनुवादक decision. विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं, तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर अंग्रेजी है, ठीक है। और ये हमारे ऊपर थोपा, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ के गए हैं,
ये काले अंग्रेज हमारे ऊपर अंग्रेज थोपा है, ठीक है, जो कि ये बकवास भाषा है। अभी मैं हिंदी सीख लूंगा तो कोई फर्क तो पड़ना तो है ही नहीं है, अंग्रेजी फिर दोबारा सीखना ही पड़ेगा। 3 भाषा का तो बोझ तो मेरे ऊपर है ही है, जिसका कोई काम नहीं है मेरे पास। अगर मैंने कोई स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना है, मेरे राज्य को छोड़ के जाना ही नहीं है, मैं हिंदी और अंग्रेजी क्या करूँगा? कोई काम आएगा मुझे? 1 रुपये का काम नहीं आने वाला है। मेरे दिमाग आधा खा गए ही, 1 रुपये का काम नहीं आएगा और ऊपर से मेरे दिमाग खा गए। मतलब मेरा नहीं है, बच्चों के दिमाग और खा जाते हैं। खास करके मैं अंग्रेजी के लेके बता रहा हूँ, इतनी घटिया भाषा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और लोगों को ये भ्रम है कि भाई अंग्रेजी की बिना कैसे चलेगा, ठीक है। कुछ डेवलप्ड देश जो है, जो तरक्की किए हुए देश जो हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और अंग्रेजी कहाँ कहाँ चलता है ये भी दिखा देता हूँ। पहले आपको अंग्रेजी कहाँ कहाँ चलता है वही देख लेना, ठीक है। इंग्लैंड में चलता है, यूएसए में चलता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। बाकी जर्मनी तरक्की किया हुआ देश है, उसमें जर्मनी चलता है। ऑस्ट्रेलिया में जर्मन चलता है, ऑस्ट्रिया में जर्मन चलता है। फ्रांस में फ्रेंच चलता है, बेल्जियम में फ्रेंच चलता है, चाइना में मैंड्रिन चलता है, जापान में जापानीज चलता है, साउथ कोरिया में कोरियन चलता है, डेनमार्क में डैनिश चलता है, स्विट्जरलैंड में रोमानिश चलता है, फिनलैंड में फिनिश चलता है, नॉर्वे में नॉर्वेगियन चलता है, स्वीडन में स्वीडिश चलता है, इटली में इटालियन चलता है, और नेदरलैंड्स में डच चलता है, स्पेन में स्पेनिश चलता है, सिंगापुर में मलाया चलता है, मलेशिया में मलाया लैंग्वेज चलता है। इटली का तो प्रधानमंत्री ने पिछले साल तो एक स्टेटमेंट दे दिया था, अनिवार्य कर दिया था, इटली ही वो इटालियन ही बोलेंगे करके, ठीक है। इन्होंने तरक्की नहीं की अंग्रेजी के बिना, सिर्फ गुलामी करने के लिए ही अंग्रेजी का जरूरत है, नहीं तो अंग्रेजी का भारत के अंदर कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। फिर समाधान क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक तो तेलुगु बोला, तेलुगु तो छोटी का भाषा है, तेलुगु बना दो, नहीं, ये भी समानता नहीं है। मैं नहीं मानता कि तेलुगु आपको राजभाषा घोषित कर दो देश का, नहीं, समाधान ये भी नहीं है। समाधान तो जब संविधान बन रहा था तभी दिया था लोगों ने, जो नेहरू जैसे लोग हैं ना, काले अंग्रेज, उन्होंने अंग्रेजी को माना नहीं, अंग्रेजी रहेगा करके बोला है, ठीक है। संस्कृत होने से ये दिक्कतें सारे खत्म हो जाएगा, कोई भी बकवास नहीं करेगा, ठीक है। सारे के लिए राजभाषा एक होगा, फिर अंग्रेजी की जरूरत नहीं होगी, किसी भी को भी तीसरे भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 भाषा से काम चल जाएगा। एक राजभाषा जो देश का है, एक प्रांतीय भाषा है, दोनों की जरूरत है, क्योंकि अपने अपने इतिहास है, ठीक है, किसी को भी आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। फिर हमारे को जोड़ने के लिए हमारे सारे ग्रंथ जो भी लिखे हुए हैं संस्कृत में लिखे हुए, वेद पुराण सब कुछ उसी में, उपनिषद सब कुछ संस्कृत में। और जो है नासा तक हमारे पुराण वेद वगैरह पढ़ता है, पर हम नहीं पढ़ते हैं, हम उनके लिखे हुए सरियल किताब अंग्रेज किताबें पढ़ते हैं, जिसका 1 रुपये का काम नहीं है। और रिसर्च करके इधर से अभी और एक नया रिसर्च हुआ है इस बीच में, जो नासा ने ही बताया है, सबसे पहले सूर्यग्रहण का लिखा हुआ प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में, 6000 साल पुराना। इससे पहले का प्रमाण कहीं है ही नहीं किसी भाषा, ठीक है। वो वेद पढ़ रहे हैं, इधर हम बैठ गए, हमारे देश की जो भाषा है, ये हमारा संस्कृति है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी भाषा को हमने धक्का मार दिया अंग्रेजी के चक्कर में, गुलामी जो करनी है। इसके अंग्रेजी सीख के आप किसी के नीचे गुलामी ही कर सकते हो और गुलामी ही बन सकते हो, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमें अपनापन होना है तो फिर हमें अपना भाषा सीखना पड़ेगा, संस्कृत को राजभाषा घोषित करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगेगा, 1 साल में 2 साल में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर शुरुआत तो हो सकता है, आरंभ तो होगा, तो आरंभ होने के बाद तो विजय होगा ही होगा, लगेगा 25 साल समय लगेगा, पर धीरे धीरे आप शुरू तो करें। किताबों का अनुवाद करना चाहिए, पहले अनुवाद करो, अंग्रेजी को भगाओ, अंग्रेजी को भाषा को कोई जरूरत ही नहीं। ये दिमाग अंग्रेजी जो है बच्चों का दिमाग आधा खा जाता है। मैं हिंदी में या तेलुगु में मेरे को किसी शब्द का अक्षर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, मतलब ये मैं KAT क्या होता है, CAT क्या होता है मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। मेरा तो यही कहना है, संस्कृत को राजभाषा घोषित करनी चाहिए, ना कि हिंदी, ना तेलुगु, ना तमिल, कोई भी भाषा नहीं होनी चाहिए, दूसरी कोई भी भाषा नहीं होनी चाहिए, संस्कृत को घोषित करना चाहिए। ये सारे समस्याओं का हल है। और आपको कोई सूचना सुझाव है तो आप दे सकते हैं, मैं हमेशा स्वागत करता हूँ।
कोई भी चीज़ गलत मैंने बोला है तो मैं ज़रूर मैं इसको अपना सुधार करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ गलत लगा है तो आप ज़रूर बोलिएगा, मैं सुधार करने की पूरा कोशिश करूँगा। और लगता है इस चीज़ में और कुछ जोड़ना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा, मैं एडिटेड वीडियो और एक डालूंगा।